हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पे अपने फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। बच्चा, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कुलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करा था। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कुलम्स लॉज के लिए, वो मैंने बात करा था। उसके बाद मैंने बात करा था कि किस तरह से जो है लोग जो है गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं कुलम्स लॉ को, ठीक है। मीडियम का इफेक्ट डाल देते हैं चार्जेस के बीच के जो फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस करा था। और आज हम वहीं से जो है शुरू करने जा रहे हैं। एक क्विक रिव्यू दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि चीजें जो है एकदम आपके लिए क्लियर हो जाए। तो बच्चा, जैसा कि मैंने कुलम्स लॉ में जो है बताया था आप लोगों को, अगर याद हो कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के फॉर्म में है तो इट डजंट मैटर कि चार्जेस का पोलैरिटी क्या है। माने चार्जेस जो हैं वो सेम पोलैरिटीज के भी हो सकते हैं, सेम नेचर के भी हो सकते हैं, या जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट पोलैरिटीज के भी हो सकते हैं, माने ऑपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि चार्जेस सेम पोलैरिटी के हों या अपोजिट पोलैरिटी के हों, ये फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को किसी भी, ये इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट होमोजीनियस मीडियम में, मुझे जहां तक लग रहा है कुछ एक लोग जो है वो कंफ्यूज हुए थे जब हमने पार्शियली डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा था, उसी वजह से मैंने यहाँ पे एक रिकैप के लिए सोचा है, तो वही मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को बच्चा किसी भी इनफाइनाइट होमोजीनियस मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है, माने इन दोनों चार्जेस के सराउंडिंग में चारों तरफ जो है ये मीडियम प्रेजेंट है। अब इस मीडियम के रूप में ये वाटर है या ग्लास है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक होमोजीनियस मीडियम है। माने कि होमोजीनियस कहने का मतलब सेम मटेरियल होना चाहिए बच्चा। अगर ग्लास है तो चारों तरफ ग्लास ही होना चाहिए, अगर वाटर है तो चारों तरफ वाटर ही होना चाहिए। तो मैंने कहा कि बच्चा इसके चारों तरफ मैंने एक इनफाइनाइट होमोजीनियस मीडियम रखा है, या यूं कहो कि चार्जेस को मैंने एक इनफाइनाइट होमोजीनियस मीडियम में डाल दिया है। तो अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस एक इनफाइनाइट होमोजीनियस मीडियम में प्लेस कर दिए जाए तो बच्चा मैंने आप लोगों को बताया था कि दो पॉइंट चार्जेस, माने दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है, माने वो फोर्स जो एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे लगाता है, वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। चाहे आप उन चार्जेस को किसी भी मीडियम में डाल दो, अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस सेम है तो जो फोर्स लगाएंगे चार्जेस एक दूसरे के ऊपर वो भी आपका सेम होगा। तो मैंने कहा कि बच्चा अगर इसको मैंने इनफाइनाइट होमोजीनियस मीडियम में डाला है, अगर यही दोनों चार्ज वैक्यूम में होते हैं r डिस्टेंस पे, देन इन दैट केस अगर Q1 Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होता है F अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मान लो हम यहां रिपल्सिव सेंस में ही लेके चल रहे हैं, माने Q1 Q2 को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपल कर रहा है F से, Q2 Q1 को रिपल कर रहा है F से। तो मैंने कहा कि इस डिस्टेंस पे वैक्यूम में अगर फोर्स F है तो डेफिनेटली जब हम मीडियम में आएंगे तब भी Q1 Q2 पे F फोर्स ही लगाएगा, Q2 Q1 पे F फोर्स ही लगाएगा। बट इन दोनों चार्जेस के प्रेजेंस के कारण जिस मीडियम में ये रखा गया है वो मीडियम जो है पोलराइज्ड हो जाएगा। इस पोलराइजेशंस के बारे में कि पोलराइजेशंस होता क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल डिस्कशन कर रखा है। जिनको भी नहीं पता है पोलराइजेशंस के बारे में वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करा है। मैंने कहा कि इन दोनों चार्जेस के प्रेजेंस के वजह से बेटा ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये आपका पोलराइज्ड हो जाएगा। यहां पे जो है डाइपोल्स जो हैं वो इंड्यूस्ड होंगे। मैंने कहा कि ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स हैं जो कि मीडियम के पोलराइजेशंस की वजह से डेवलप हुए हैं बच्चा, ये इंड्यूस्ड डाइपोल्स जो हैं वो दोनों ही चार्जेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड फोर्स लगेगा, दैट इज F इंड्यूस्ड, इस इंड्यूस्ड डाइपोल के वजह से। इसी तरह से इस Q2 पे भी F के जस्ट ऑपोजिट ये F वो फोर्स है जो Q1 ने Q2 पे लगाया है, इस F के जस्ट ऑपोजिट एक इंड्यूस्ड फोर्स लग रहा है आपका F इंड्यूस्ड। माने कहने का मतलब ये बच्चा कि दोनों ही चार्जेस पे अगर मुझे
नेट फोर्स लिखना हो, नेट फोर्स, इस नेट फोर्स में दो फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है बच्चा। पहला तो वो जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, और दूसरा वो जो इंड्यूस्ड डाइपोल, जो डाइपोल इंड्यूस्ड हुए हैं मीडियम में, उसके वजह से जो फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ इंड्यूस्ड। मैंने कहा एफ माइनस एफ इंड्यूस्ड, जो नेट फोर्स होगा वो एफ माइनस एफ इंड्यूस्ड होगा। चूंकि सीधा सा बात है, डायरेक्शन मैंने कहा कि डायरेक्शन जो होगा इंड्यूस्ड फोर्स का, वो जो चार्ज जो फोर्स लगा रहा है उसके ऑलवेज अपोजिट होगा। इस केस में अगर मीडियम जो है वो इनफाइनाइट और होमोजीनियस हो, तो मैंने कहा कि एफ माइनस एफ इंड्यूस्ड जो कि डेफिनेटली एफ से कम होगा, और यही वैल्यू होता है एफ अपॉन के, जिसको लोग गलत बताते हैं। लोग बताते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, वैक्यूम में अगर एफ लग रहा है तो मीडियम में एफ बाई के हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स कभी चेंज नहीं होता है बेटा, चाहे जिस भी मीडियम में डाल दो, चेंज होता है नेट फोर्स। यहां पे जो नेट फोर्स है वो आपका के टाइम्स रिड्यूस कर गया है। लॉजिक आपके सामने है, एफ नेट बराबर एफ माइनस एफ इंड्यूस्ड। एफ माइनस एफ इंड्यूस्ड इसलिए मैंने लिखा है बिकॉज एफ और एफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होता है अगर मीडियम इनफाइनाइट हो और होमोजीनियस हो। तो मैंने कहा एफ अपॉन के, जहां पे के का वैल्यू होता है 1 प्लस काई ई, जहां पे k का वैल्यू होता है 1 प्लस काई ई। कहोगे सर k तक तो फिर भी सही था, ये अब ये काई ई क्या है? बेटा ये x नहीं है, ध्यान रखना, ये x नहीं है, काई का सिंबल है, CHI को हम लोग काई पढ़ते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ काई। माने ये x नहीं है, लाइक हल्का सा यहाँ पे कर बना हुआ है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ काई। मैंने कहा k का वैल्यू 1 प्लस काई ई होता है, जहां पे k को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, या फिर इसके बारे में मैंने पहले बताया है कि इस के का और भी नाम है, जैसे इसको हम लोग स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं, या फिर इस के लिए हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी वर्ड यूज करते हैं, जो कि जस्ट हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। मैंने कहा कि के को मैंने बोला डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जबकि काई ई, दिस इज द सिंबल ऑफ काई, लाइक CHI। मैंने कहा काई ई, और इस काई को पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सस्पिटिविटी। इस काई ई को पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सस्पिटिबिलिटी, जिसके बारे में ऐसा नहीं कि ये आपको नहीं जानना है, इसके बारे में आप समझ लो कि आगे डिस्कशन है, ये चीज हम लोग जानेंगे। मैंने कहा कि फिलहाल ये रिजल्ट एकदम दिमाग में रखना बच्चा कि जो नेट फोर्स है वो के टाइम रिड्यूस हो गया है, और के का वैल्यू 1 प्लस काई के बराबर है। के को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा है, जबकि काई को मैंने इलेक्ट्रिक सस्पिटिबिलिटी कहा है। अब सवाल ये है कि सब लोग के और काई, जो भी काई तो खैर कभी सुने भी नहीं होगा आप लोग, लाइक मैंने कहा के का अगर बात करें तो के को लोग जो है जस्ट रटवा देते हैं कि के का वैल्यू एयर के लिए दिस होता है, लाइक वाटर के लिए दिस होता है, वैक्यूम के लिए दिस होता है, मेटल के लिए दिस होता है, रबर के लिए दिस होता है, टेफ्लॉन के लिए दिस होता है। माने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लोग रट लेते हैं, बट लिटरल मीनिंग आपको के का समझ नहीं आता होगा कि सर ये के है क्या, लाइक व्हाई शुड वी इंट्रोड्यूस के। तो मैंने कहा ध्यान से बच्चा मेरी बात सुनना, चाहे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहें, चाहे हम इलेक्ट्रिक सस्पिटिबिलिटी कहें, इन दोनों का जो सिग्निफिकेंस है आप देख सकते हो। मैंने क्या लिखा है कि बोथ आर द मेजर ऑफ how easily a dielectric get polarized, both are the measure of how easily a dielectric get polarized in the presence of an external charge। माने किसी भी एक्सटर्नल चार्ज के प्रेजेंस में, किसी भी एक्सटर्नल चार्ज के प्रेजेंस में, एक्सटर्नल चार्जेस के प्रेजेंस में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना इजीली पोलराइज्ड हो सकता है, लाइक वही पोलराइजेशन, उसी पोलराइजेबिलिटी, उस पोलराइजिंग फैक्टर के बारे में के बताता है। माने के जितना ज्यादा होगा, आप ये समझ लो कि बेटा के जितना ज्यादा होगा मीडियम उतना ही आसानी से पोलराइज्ड हो जाएगा, और के जितना कम होगा उतना ही टफ होगा मीडियम को पोलराइज्ड करना। के जितना ज्यादा होगा उतना ही इजीली वो मीडियम जो है वो पोलराइज्ड हो जाएगा, लाइक डाइपोल्स के फॉर्म में कुछ इस तरह से। तो दिमाग में ये बात याद रखना कि चाहे के हो, चाहे काई हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक सस्पिटिबिलिटी हो, इन दोनों का सिग्निफिकेंस बस ये है, ये बताता है
कि कोई भी मीडियम किसी भी एक्सटर्नल चार्ज के प्रेजेंस में कितना आसानी से पोलराइज्ड हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो पोलराइजेशंस है उसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन कर रखा है, वो जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला बार वीडियो देख रहे हैं, वो जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, तो वहां पर मैंने डिटेल डिस्कशन कर रखा है। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, जल्दी से। आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, फटाफट नोट करिए आप लोग। चलिए ध्यान रहे बच्चा, ये जो नेट फोर्स है ये k टाइम्स रिड्यूस तब हो रहा है और रिलेटिव टू वैक्यूम के, ये k टाइम्स तब रिड्यूस हो रहा है बेटा, ध्यान रखना, तब जब मीडियम इनफाइनाइट और होमोजीनियस हो, इनफाइनाइट और होमोजीनियस मीडियम होगा, तभी ऐसा केस बनेगा कि जो इंड्यूस्ड फोर्स होगा वो जो चार्ज जो फोर्स लगा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखना, इनफाइनाइट होमोजीनियस मीडियम के केस में माने दोनों पॉइंट चार्जेस के चारों तरफ मीडियम होना चाहिए और वो भी सेम मीडियम होना चाहिए, तब जाकर के हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। सब जगह यूज नहीं कर सकते हैं बच्चा। आगे बढ़ता हूं बच्चा, नेक्स्ट। चलिए अब आप लोग देखेंगे यहां पे कि अब सवाल यह है कि बच्चा जो नेट फोर्स हमने यहां पे लिखा है जो k टाइम्स रिड्यूस हुआ है मीडियम में जो k टाइम्स रिड्यूस हुआ है, हम उसका बात कर रहे हैं बच्चा। तो जो नेट फोर्स हमने लिखा है एफ नेट, बेसिकली वो आपका k टाइम्स रिड्यूस हुआ है, और मैंने कहा कि k टाइम्स रिड्यूस हुआ है, वो वैक्यूम में सेम डिस्टेंस पे था, एफ फोर्स लगा रहा था। तो बहुत ही आराम से पहले हम इस एफ का वैल्यू लिख देते हैं, जैसा कि आप लोग को हम पहले बताए हैं कि इस एफ का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस वैक्यूम में दोनों चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसका वैल्यू, दैट इज एफ डिवाइडेड बाई मैंने कहा के। नेट फोर्स का वैल्यू बेटा यही है। मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद जो नेट फोर्स आपके पास होगा दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई इंटू के एप्सिलॉन नॉट, माने जो k है ऑब्वियस मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे बच्चा, ये जो k एप्सिलॉन नॉट है ना, k एप्सिलॉन नॉट, दिस जहां पे k को मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा है और एप्सिलॉन नॉट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है वैक्यूम का। मैंने कहा ये जो टर्म है ना बेटा k एप्सिलॉन नॉट, इस k एप्सिलॉन नॉट को हम लोग पढ़ते हैं परमिटिविटी, इसके एप्सिलॉन नॉट को हम पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये उस मीडियम का परमिटिविटी है जिस मीडियम में मैंने चार्जेस को रखा है। माने जो नेट फोर्स के लिए जो फॉर्मूला अब आपके पास है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज एफ नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फिर से बोल रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, ये वो फोर्स नहीं है जो चार्जेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं मीडियम पे, ये नेट फोर्स है जो मीडियम के पोलराइजेशन के वजह से दोनों चार्जेस पे जो नेट फोर्स लगेगा उस नेट फोर्स का वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जहां पे बात करें एप्सिलॉन का, तो बेटा इस एप्सिलॉन को हम लोग पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जिस मीडियम में मैंने रखा है उस मीडियम का ये परमिटिविटी है। इसको फटाफट नोट कर लो बच्चा, एकदम कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान रखना, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में सेम डिस्टेंस पे किसी भी मीडियम रख दो, सारे केसेस में फोर्स का वैल्यू सेम होगा। अगर कुछ चेंज होता है तो वो नेट फोर्स होता है, ध्यान रखना। ये है आपका नेट फोर्स जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
फटाफट नोट कर लो बच्चा। अब ध्यान देना इधर, मैंने कहा कि अभी आपके पास एक रिजल्ट आ चुका है, लाइक एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, कुछ ऐसा ध्यान रहे बच्चा। मैंने कहा एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू के दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, माने एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे बच्चा, लाइक एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, या एक और रिजल्ट है बच्चा आपके लिए, ध्यान रहे। मैंने कहा एप्सिलॉन इज इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बात करें के का, तो के का वैल्यू मैंने बता रखा है आपको 1 प्लस काई ई के बराबर होता है, और मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे बच्चा, दिस ये है रिजल्ट आपके पास, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे, जब एप्सिलॉन बोल रहे हैं दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर बात करें लाइक के का, तो मैंने कहा के लिए 3 वर्ड यूज करते हैं, या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। आगे अगर बात करें तो तुरंत मैंने ही बताया था आपको कि के का वैल्यू 1 प्लस काई ई के बराबर होता है, तो मैंने कहा एप्सिलॉन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस काई ई मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन तीनों वर्ड्स का सिग्निफिकेंस समझ लो बच्चा। जब हम बात करेंगे एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन का मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जब हम बात करेंगे काई ई का, दिस इज द इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, और जब बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसका वैल्यू पहले से आप जानते हैं। एसआई फॉर्म में भी मैंने इसका वैल्यू बता रखा है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और सीजीएस फॉर्म में मैंने इसका वैल्यू बता रखा है। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना बच्चा, ये है हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा, फटाफट नोट कर लो। चलिए अब ये आपके लिए टास्क है, चूंकि एप्सिलॉन नॉट का मैंने यूनिट डायमेंशन पहले ही बता रखा है आप लोगों को। अब आपके लिए टास्क है, 4 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको। पहला तो कि फिर से एक बारी आप लोग को एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिख के बताना है, यूनिट बता देना क्या होगा। दूसरा आपको एप्सिलॉन का डायमेंशन बताना है क्या होगा, यूनिट क्या होगा। तीसरा आपको के का दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन बताना है क्या होगा, और चौथा आपको इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी का भी डायमेंशन बताना है क्या होगा अलोंग विथ यूनिट। दिस इज इक्वल टू व्हाट। अभी सुनना बेटा ध्यान से, मैंने कहा कि जब बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन का, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ है नहीं इसमें। मैंने कहा कि ऐसे भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, इन दोनों का तो सेम होगा, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, परमिटिविटी है आपका वैक्यूम का, और एप्सिलॉन क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। माने अगर हम बात करें तो इन दोनों का सेम होगा, जो भी यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका होगा, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। तो बेटा ये दोनों तो सेम होगा। अगर हम बात करें के और काई का, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, के इज इक्वल टू 1 प्लस काई। तो जो डायमेंशन के का होगा वही डायमेंशन काई का होगा। डायमेंशन का बात कर रहा हूं बेटा, जो यूनिट इसका होगा वो यूनिट इसका होगा। अब हो सकता है कि इन दोनों का कोई यूनिट ना हो, कोई डायमेंशन ना हो, बिकॉज जो रिजल्ट आपके पास है बेटा, रिजल्ट आपके पास है एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। उस रिजल्ट का आप यूज कर लेना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन। अगर बात करें एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, आप वहां से के का वैल्यू निकाल लेना एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई थिंक इस के का ना ही कोई यूनिट आने वाला है और ना ही कोई डायमेंशन आने वाला है। इसी तरह से ना काई का कोई यूनिट आएगा और ना ही कोई डायमेंशन आएगा। फटाफट नोट कर लो बच्चों, जल्दी करो।
चलिए अभी क्या है बच्चा कि थोड़ा सा हम लोग जो है लाइक के वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, के का या फिर का ई का वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या होगा कैसे होगा। तो ध्यान रहे बच्चा, हम लोग अभी जो है वो के का वैल्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखोगे बच्चे, मैंने कहा कि के या फिर काई ई का क्या सिग्निफिकेंस है, बताया अभी तुरंत मैंने लिखा है मैंने कि एक्चुअली में ये बताता है कि कोई भी मीडियम कितना आसानी से पोलराइज्ड हो सकता है। लाइक के का वैल्यू जितना हाई होगा उतना ही इजीली वो मीडियम जो है वो पोलराइज्ड होगा। ध्यान रखना, के का वैल्यू जितना कम होगा वो मीडियम उतना ही उसको लाइक पोलराइज होना उतना ही टफ होगा। तो मैंने कहा कि बेटा तुम ध्यान रखना इस चीज को कि जब भी हम के बोलते हैं तो आप ऐसे समझ लो बच्चा कि अगर मैं बात करूं तो के ये बताता है कि कोई भी मीडियम कितना आसानी से पोलराइज्ड हो सकता है। तो बेटा पहले हम आते हैं मीडियम के रूप में, लाइक पहला हम बात करते हैं वैक्यूम का। तो चूंकि वैक्यूम का मतलब ही होता है मीडियम फ्री, कोई मीडियम है नहीं वहां पे, ठीक है ना, कोई पोलराइजेशन वहां पे होना ही नहीं है। तो इन दैट केस के का जो वैल्यू होगा वो आपका लाइक 1 होना है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करते हैं वैक्यूम के केस में। तो फॉर वैक्यूम के का जो वैल्यू होगा ये आपका 1 होगा एंड दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के जो कि 1 के बराबर होगा, क्योंकि वैक्यूम कहने का मतलब ही कोई मीडियम वहां पे है नहीं, तो कोई पोलराइजेशन वहां पे होने से रहा। अभी सुनना बच्चा, दूसरा नंबर मैंने कहा कि जो हम बात करते हैं अगेन के का, तो आप समझ सकते हो इस चीज को कि हम बात करते हैं एयर के लिए। तो फॉर एयर, अभी सुनना बच्चा, जब हम एयर का बात करते हैं तो एयर के केस में जो के का वैल्यू होता है बेटा ये एक्चुअली 1.0006 के बराबर होता है, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेटली 1 लेके चलते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है एक्चुअली में ये एसटीपी पे है, माने एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये एसटीपी पे है। हालांकि एयर के केस में बहुत ज्यादा प्रेशर या टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन भी अगर कर दिया जाए तो के वैल्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी सारे मीडियम अगर बात करें तो के का वैल्यू जो है अफेक्टेड होगा अगर हम टेम्परेचर में बहुत ड्रास्टिक चेंज लाते हैं। तो मैंने कहा कि के का जो वैल्यू है 1.0006 अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर, लेकिन इस टीपी पे हालांकि आप इस केस में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। अभी सुनना, मैंने कहा कि अब आते हैं थर्ड नंबर वाटर के लिए। फॉर वाटर अगर मैं बात करूं तो बेटा के का जो वैल्यू होता है वाटर के केस में ये इक्वल होता है 80.2 के, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम 80 लेते हैं। लेकिन ये मजेदार बात ये है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सी पे होता है बेटा, ध्यान रखना, ये 20 डिग्री सी पे होता है, या 20 डिग्री सी के इर्द गिर्द अगर वाटर का टेम्परेचर है तभी हम इसको 80 मान के चलेंगे। अगर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन कर दिया जाए, माने टेम्परेचर को अगर हम 0 डिग्री सी कर दें या फिर टेम्परेचर को हम 100 डिग्री सी कर दें, इन दैट केस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो जो है फ्लक्चुएट कर जाएगा। इन दैट केस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 नहीं होगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि 80 हम तब कंसीडर करते हैं जब नियर अबाउट 20 डिग्री सी टेम्परेचर वाटर का होगा। अगर बहुत हाई फ्लक्चुएशन कर दिया जाए तो इन दैट केस लाइक के का जो वैल्यू है वो भी आपका फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेटल के केस में। मेटल, फॉर मेटल के का जो वैल्यू होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, माने बहुत लार्ज होता है। लाइक के का वैल्यू माने बहुत आसानी से किसी भी
लाइक मेटल के अंदर जो है लाइक जो भी चार्जेस प्रेजेंट हैं, या यूं कहो कि मेटल को बहुत आराम से हम जो है वो पोलराइज कर सकते हैं, बहुत इजीली पोलराइज कर सकते हैं अगर किसी चार्ज को उसके सामने रख दिया जाए। तो ध्यान रखना बच्चा, मेटल के केस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका इंफिनिटी होता है। तो ये चार वैल्यूज, यहां भी टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो बट ध्यान रखना ये कि जब हम वैक्यूम का बात करेंगे तो k का वैल्यू 1 होगा, लाइक जब हम एयर का बात करेंगे तो k का वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, लेकिन STP पे जब हम बात करेंगे वाटर का तो k का वैल्यू 80.2 होगा, अप्रोक्सीमेटली 80 होगा, लेकिन 20 डिग्री C पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन लाएंगे तो डेफिनेटली k जो होगा वो चेंज कर जाएगा। इसी तरह से जब मेटल का बात करेंगे, लाइक कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, तो मैंने कहा कुछ केस में जो k है वो आपका इंफिनिटी होगा। अब सुनना बच्चा, ये तो मैंने बता दिया, अब आपका टास्क है कि आप सारे के केस में, सारे में आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक सस्पिटिबिलिटी कितना होगा, लाइक दिस काई ई का वैल्यू सारे केस में आपको निकालना है। ये आपका टास्क है कि काई ई का वैल्यू, दैट इज इलेक्ट्रिक सस्पिटिबिलिटी का वैल्यू सारे केसेस में क्या होगा, वैक्यूम के लिए क्या होगा, लाइक एयर के लिए क्या होगा, लाइक वाटर के लिए क्या होगा, लाइक मेटल के लिए क्या होगा, सारे केसेस में आपको इलेक्ट्रिक सस्पिटिबिलिटी का वैल्यू निकालना है। नोट करिए जल्दी से, फर्स्ट। नेक्स्ट, चलिए बच्चों आगे बढ़ता हूं। माने आप देख सकते हो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो k का है वो वैक्यूम में है, या एयर में भी कह सकते हो, चूंकि अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही है। तो ध्यान रहे बच्चा ये। चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट, चलिए पिछले लेक्चर में जो कंफ्यूजन आया था, जिसके वजह से समझ लो कि इतना हमको डिस्कशन करना पड़ा, या फिर लाइक ये तो खैर ये चीजें मैंने लाइक वहां पे इंट्रोड्यूस करा भी नहीं था जो आज हम लोग किए हैं। तो मैंने कहा कि फिर भी एक कंफ्यूजन जो था, आई थिंक एक दो क्वेश्चंस जो है मेरे पास आए हैं कुछ एक बच्चों का, जो ऐप में क्वेश्चंस आया है मैसेज के रूप में मेरे पास, कि जो कंफ्यूजन है वो आप समझ लो पहले कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है। तो उस कंफ्यूजन को थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं ताकि जो है किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान रहे बच्चा, देखिएगा सब लोग। ध्यान देना बच्चा, देखोगे सब लोग। देखेंगे ध्यान से क्या है बच्चा यहां पे, क्यों कंफ्यूजन आया। कुछ एक बच्चों को कंफ्यूजन आया कि सर आपने तो बताया था कि जो इंड्यूस्ड फोर्स होता है वो ऑलवेज चार्जेस जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे को उसके ऑपोजिट होता है, लेकिन जब आप पार्शियली फील्ड किए हैं तो सर आपने यहां पे फोर्स, इंड्यूस्ड फोर्स और जो फोर्स लाइक चार्ज लगा रहे दोनों का डायरेक्शन आपने सेम ले लिया है। सर ये कैसे है सर, आप तो अपने ही वर्ड्स में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अरे बिल्कुल कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं यार, आप ध्यान से देखो मैंने वहां क्या लिखा है, इनफाइनाइट होमोजीनियस मीडियम, माने दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो मीडियम है बेटा, अगर वो इनफाइनाइट हो, होमोजीनियस हो, देन इन दैट केस हम लोग यूज करेंगे एफ नेट बराबर एफ बाई के, एंड इन दैट केस जो लाइक इंड्यूस्ड फोर्स होगा वो चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट होगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहां पे जो मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये रखा है बच्चा,
दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहां जो मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है दोनों चार्जेस के बीच में बच्चा, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाइक एक सर्टेन थिकनेस का है, टी थिकनेस का। ये पूरे मीडियम में नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक चार्जेस के चारों तरफ नहीं है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है बच्चा। यहां पे अगर हम बात करें तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट होगा। इनफाइनाइट होमोजीनियस मीडियम अलग केस है, ये अलग केस है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मर्ज मत करो। मैंने कहा कि जब हम यहां पे आएंगे बच्चा तो यहां का सिचुएशन क्या होगा ये सुनना। मैंने इसको पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव माना है। जब इनफाइनाइट होमोजीनियस मीडियम होता तो पॉजिटिव चार्ज रहे नेगेटिव चार्ज रहे, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस केस में हमेशा नेट फोर्स जो है वो के टाइम्स रिड्यूस करेगा। लेकिन जब चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल किया जाए, एक सर्टेन डिस्टेंस तक फिल किया जाए, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी ये सुनिए। मैंने कहा ये एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है कुरोटोव। पता नहीं आप लोग नाम सुने होंगे, खास करके जो इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं चीजों के बारे में। तो एस कुरोटोव विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द टफेस्ट बुक ऑफ फिजिक्स। उसका ये समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये पहला क्वेश्चन भी है कि दो पॉइंट चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों के बीच में एक इंसुलेटर को रख दिया था, एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया है और पूछा है कि दोनों चार्जेस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बढ़ेगा या घट जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कहा कि जब चार्जेस वैक्यूम में थे तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे विद फोर्स F अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। बार बार मैं बता रहा हूं कि जब भी चार्जेस एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगाएंगे। तो माने -Q2 ने Q1 को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग खींचा, बदले में Q1 भी सेम अमाउंट के फोर्स से -Q2 को अपने तरफ खींचा, दैट इज आपका F। जितना अमाउंट के फोर्स से Q1 ने Q2 को अपने तरफ खींचा है, उतने ही अमाउंट के फोर्स से -Q2 ने भी Q1 को अपने तरफ खींचा है, बट अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग। अब ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि बेटा जब हम यहां पे बात करेंगे Q1 पे, तो यहां पे जो Q1 है, इस Q1 पे भी चूंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है चार्जेस का, मैंने कहा कि यहां पे भी -Q2 Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि वैक्यूम में लगा रहा था। माने यहां भी फोर्स के रूप में एक फोर्स तो लगेगा F, जो कि -Q2 ने लगाया है बेटा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, यहां पे Q1 पे सिर्फ F फोर्स नहीं लगेगा, एक और भी फोर्स लगने वाला है इस डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के वजह से। आप कहोगे सर ये डाइलेक्ट्रिक कैसे पोलराइज होगा सर? तो ध्यान रखना बच्चा, ये डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से पोलराइज होगा कि जैसे ही मैंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इसके अंदर जो एटम्स होंगे उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शिफ्ट होना शुरू करेगा कुछ ऐसा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपने तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। माने ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज इस इंसुलेटर के इस साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जबकि जो न्यूक्लियस जो होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर बात करें तो ये उसको रिपेल करेगा, जबकि जो -Q2 है ये भी उसको अपने तरफ खींचेगा, जिसके वजह से ये डाइलेक्ट्रिक होगा पोलराइज्ड, और इसके अंदर का जो एटम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये दिस, ये दिस, ये दिस। ध्यान रहे बच्चा, जो नेगेटिव चार्ज है डाइपोल का वो इस वाले फेस पे है बेटा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस फेस पे है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, मैंने कहा कि जितना अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इस फेस पे इंड्यूस्ड हुआ है, उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इस फेस पे इंड्यूस्ड हुआ है। मैंने कहा कि Q1 पे वो फोर्स तो -Q2 लगा रहा है, लेकिन अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलके भी इस Q1 पे फोर्स लगाएगा। अब कहोगे सर किधर लगाएगा सर? तो ध्यान से देखो, क्या लगता है नेगेटिव चार्ज Q1 के नजदीक है या पॉजिटिव चार्ज Q1 के नजदीक है?
तो तुम्हारा जवाब होगा सर निगेटिव चार्ज Q1 के नजदीक है। तो डेफिनेटली जब निगेटिव चार्ज Q1 के नजदीक है तो इसका इफेक्ट Q1 पे ज्यादा होगा रिलेटिव टू प्लस वाले के, बिकॉज दोनों का अमाउंट तो सेम है। जितना अमाउंट का निगेटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इधर है। निगेटिव चार्ज Q1 के नजदीक है और पॉजिटिव चार्ज Q1 से दूर है, तो डेफिनेटली इस माइनस वाले का इफेक्ट Q1 पे ज्यादा होगा और माइनस वाला क्या करेगा, Q1 को खींचेगा। मैंने कहा कि इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, मींस ओवरऑल जो नेट फोर्स होगा Q1 पे लाइक इस इंड्यूस्ड डाइपोल्स के वजह से वो भी आपका लाइक इसी डायरेक्शन में होगा जिसको हम लोग कहेंगे F इंड्यूस्ड। रीजन आपके सामने है, बिकॉज निगेटिव वाला डोमिनेंट होगा पॉजिटिव वाले पे, तो निगेटिव वाले के वजह से जो ओवरऑल जो नेट इंड्यूस्ड फोर्स है उसका डायरेक्शन F के ही डायरेक्शन में होगा। माने Q1 पे जो नेट फोर्स लगेगा या माइनस Q2 पे जो नेट फोर्स लगेगा उस नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा बराबर होगा F प्लस F इंड्यूस्ड के, F प्लस F इंड्यूस्ड के, जो कि ग्रेटर देन होगा F के। बड़े ही कमाल की बात है कि यहां जो नेट फोर्स है वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा था वैक्यूम में उसके रेस्पेक्ट में नेट फोर्स बढ़ गया है। लेकिन अगर यही इनफाइनाइटली होमोजेनियस मीडियम होता तो उस केस में कभी भी नेट फोर्स बढ़ नहीं सकता है, उस केस में नेट फोर्स हमेशा घटेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली भरते हैं उस केस में जो नेट फोर्स लगेगा चार्जेस के ऊपर वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ज्यादा भी हो सकता है। रीजन आपके सामने है। अरे इसी में तो बताया था यार कि बहुत सारे बुक में बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो गलत बता देते हैं। वो कोई फॉर्मूला बता देंगे F बराबर F इज इक्वल टू बता देंगे आपको लाइक K डैश Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D माइनस T और प्लस अंडर रूट K और इंटू T का होल स्क्वायर। ऐसा कोई रिजल्ट बता देंगे, ठीक है, बता देंगे वैल्यू इनपुट पार्ट करके बता देंगे कि हो गया। ये बिल्कुल ही गलत रिजल्ट है बच्चा, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत रिजल्ट है। बिकॉज इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, अगर हम इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप देख सकते हो कि जो K का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है 1 वैक्यूम के केस में, बाकी सारे केसेस में K जो होगा ज्यादा होगा। अगर हम इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो KT रूट KT ये जो वैल्यू होगा वो हमेशा T से ज्यादा होगा। और जब T से हमेशा ज्यादा होगा तो डेफिनेटली D के साथ कुछ वैल्यू ऐड होगा, और जब D के साथ कुछ वैल्यू ऐड होगा स्क्वायर करने पे उसका वैल्यू बढ़ जाएगा D के रेस्पेक्ट में। माने इसका बढ़ना माने फोर्स का घटना, माने इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो घट जाएगा, जबकि सामने मैंने प्रूफ कर दिया है कि नेट फोर्स बढ़ा है। तो इसलिए कोई ये गलत रिजल्ट है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता है, ये सब बकवास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नेट फोर्स है दोनों चार्जेस पे बढ़ गया है लाइक वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ये बता रखा मैंने, ये एसिस कोरोटोव, जो लोग नाम नहीं जानते हैं, जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, मेडिकल के लिए तो खैर ये बुक नहीं है, बट जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं जो ओलंपियाड्स वगैरह के बारे में लाइक सोचते हैं उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बुक है जिसका नाम है एसिस कोरोटोव, लाइक रशियन पब्लिशन का जो बुक है, रशियन पब्लिकेशंस का, और बहुत ही जबरदस्त बुक है। लेकिन लाइक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, एडवांस वाले के लिए है, लाइक ओलंपियाड्स वाले बंदों के लिए है वो बुक। उसका ये पहला सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला क्वेश्चन है उसका ये कि जो नेट फोर्स होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। तो नेट फोर्स देख सकते हैं आप वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बढ़ गया है, ध्यान रहे, नोट करोगे बच्चा। चलिए, तो ये बात एकदम दिमाग में डाल लेना, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। कंफ्यूजन इसलिए नहीं बोल रहे हैं, अगर दो पॉइंट चार्जेस के चारों तरफ एक इनफाइनाइट होमोजेनियस मीडियम प्रेजेंट हो तो दोनों पॉइंट चार्जेस पे जो नेट फोर्स होगा वो लाइक वैक्यूम के रेस्पेक्ट में K टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा बशर्ते डिस्टेंस सेम हो। दूसरा कंक्लूजन ये कि दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उसको मीडियम से कोई कंसर्न नहीं है, एयर में रखो, वैक्यूम में रखो, वाटर में रखो, कहीं रख दो, एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे हर एक केस में सेम फोर्स लगाएगा बशर्ते डिस्टेंस सेम होना चाहिए। लेकिन
लेकिन मैंने बताया अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली फिल कर दिया जाए तो पार्शियल फिलिंग के केस में जो नेट फोर्स होगा वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बढ़ भी सकता है। और लॉजिक मैंने आपको बता रखा है कि अगर चार्जेस ऑपोजिट पोलैरिटी के हो जाएं और बीच में जो मीडियम है वो पार्शियल डाइलेक्ट्रिक हो तो जो नेट फोर्स होगा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वो बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चा ये सब कॉन्सेप्ट। चलिए, ये है इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये है कॉन्सेप्ट। ध्यान देना बच्चा। चलिए, आज हम लोग बहुत सारे सवाल भी करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, और आई थिंक जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर के बाद जो है आप वो सीट जो मैंने ऐप पे रखा है आपका, उसको आप बहुत आराम से बना सकते हैं। 30 के करीब क्वेश्चंस उसमें मैंने दिए हैं कूलम्ब्स लॉ पे, और बहुत ही शानदार सवाल हैं, 30 के 30 बहुत शानदार सवाल हैं। आप एकदम उसको बनाओ अच्छे से, बाकी एकदम प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट सीट में हम लोग एंटर करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट कराएंगे, ऑनलाइन जो है हमारा टेस्ट होगा उसी ऐप के थ्रू। तो आप सबके लिए तैयार रहिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे जो है अब डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखोगे बच्चा, नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस जो है आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस क्या होता है। तो बेटा ध्यान देना मेरी बात पे, गौर करोगे। हम ना दो केसेस लेके चल रहे हैं। हमारे पास ना एक चार्ज है Q, और एक चार्ज हमारे पास ये है Q1, यस, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। एयर में प्लेस करा मैंने इसको, दोनों चार्जेस को, Q है Q1 है, R डिस्टेंस पे एयर पे रख दिया मैंने। अगल बगल में कोई दूसरा चार्ज वार्ज नहीं है बच्चा, यहां पे देखोगे क्योंकि एयर है, मैंने बता रखा है कि एयर या वैक्यूम के केस में K का वैल्यू 1 ही होता है, तो नेट फोर्स बोलो या इसका फोर्स बोलो दोनों सेम ही होगा यहां पे। ध्यान देना बच्चा। अब दूसरा केस ये है कि Q वही है, Q1 वही है, डिस्टेंस वही है, बस प्रॉब्लम यह है कि सराउंडिंग में मैंने कुछ एक चार्जेस इंट्रोड्यूस कर रखा है। यहां पे मैंने कह दिया कि Q2 है, यहां पे मैंने कह दिया कि Q3 है, यहां पे मैंने कह दिया कि Q4 है, यहां मैंने कह दिया कि Q5 है, एंड अप टू सो ऑन। अब देखना बच्चा, वो जो मीडियम वाला मैंने बात बताया है आप लोगों को, यहां पे और आपको क्लियर होगा। ध्यान देना आप लोग और गौर करना। मैंने कहा कि बेटा जब Q1 और Q बस एयर में या वैक्यूम में मैंने Q1 और Q को रखा है R डिस्टेंस पे, तो इस Q पे जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ Q1 की वजह से लग रहा है, ओनली Q1, सिर्फ Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है Q के रूप में। और जो फोर्स लग रहा है अगर हम दोनों को सेम पोलैरिटी का माने, तो मैंने कहा कि ये जो Q1 है वो इस Q को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और रिपेल करेगा विथ सम फोर्स से F1। डेफिनेटली Q1 पे भी फोर्स लगेगा, उतने ही अमाउंट का फोर्स लगेगा जितने अमाउंट का Q1 पे लगाएगा। तो मैंने कहा कि Q1 ने Q को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करा है विथ फोर्स से F1। ध्यान रखना, बदले में Q भी Q1 पे लगाएगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फोर्स जो कि Q ने Q1 पे लगाया है। मैं उस फोर्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। हम लोग उस फोर्स का बात कर रहे हैं जो कि Q1 ने Q पे लगाया, जिसको F1 मान रहे हैं। ध्यान देना बच्चा, ऑब्वियस है कि Q भी Q1 पे उतना ही अमाउंट का फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी सुनना बच्चा, अब हम आते हैं अगेन Q पे। मैंने कहा कि यहां पे सिर्फ Q1 था जिसने Q पे फोर्स लगाया। अब इस Q के सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज हैं, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, Q1 भी। मेरा सवाल यह है कि क्या अब भी Q1 Q पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स यहां लगा रहा था, या इन चार्जेस की वजह से उस फोर्स में किसी तरह का चेंज आएगा? यहां तक सब लोग बताते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो भैया जब यहां इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मीडियम में क्या हो गया था?
वहां पे गलत क्यों पढ़ा देते हैं आप लोग? जब यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा Q1 का Q पे, तो मीडियम में कौन सा ऐसा बात हो गया, वहां फिर गलत क्यों पढ़ा देते हैं आप लोग? अबे यार दिमाग में डाल लो, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो बाकी चार्जेस के प्रेजेंस या एब्सेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ये चार्ज Q4, Q3, Q2, Q5 जितना भी चार्ज रख दो, अभी भी Q1 Q पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स यहां लगा रहा था। मैंने कहा कि यहां पे सिर्फ Q1 था, यहां पे Q1 के अलावा Q4 है, Q2 है, Q3 है, बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन मैंने कहा कि जो फोर्स का अमाउंट होगा डिस्टेंस सेम है। तो मैंने कहा कि अगर यहां F1 लग रहा था तो डेफिनेटली यहां पे भी Q1 Q पे जो फोर्स लगाएगा वो F1 ही होगा। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, F1 ही होगा। मैंने कहा इसी तरह से अगर बात करें बच्चा, तो ये F1 वो फोर्स है जो Q1 ने Q पे लगाया है। लेकिन अगर बात करें, क्या लगता है इस Q पे सिर्फ Q1 ही फोर्स लगाएगा कि बाकी सारे चार्जेस भी फोर्स लगाएंगे? आप कहोगे सर बाकी सारे भी लगाएंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगाएंगे, माने Q2 भी Q1 पे, लाइक Q2 भी Q पे फोर्स लगाएगा, इस रूप में जिसको हम F2 बोल रहे हैं। आप कहोगे सर Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा, सारे चार्जेस मिलकर के इस Q पे फोर्स लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे Q1 का जो फोर्स होगा Q पे वो उतना ही होगा जितना कि इनके एब्सेंस में था। यहां भी F1 था, यहां भी F1 होगा। अगर कुछ चेंज होगा तो वो होगा नेट फोर्स, अगर कुछ चेंज होगा तो वो होगा नेट फोर्स। यहां पे नेट फोर्स के रूप में सिर्फ F1 था, लेकिन जब हम Q पे यहां नेट फोर्स लिखेंगे बेटा, यहां जब हम लिखेंगे F नेट लिखेंगे कि Q पर F नेट कितना होगा, तो आप कहोगे सर उस केस में सारे का वेक्टर सम होगा, माने F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ध्यान रहे बच्चा, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर किसी पॉइंट चार्जेस के सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस को रख दिया जाए तो उस पॉइंट चार्जेस पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो सारे इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। माने F नेट बराबर लिखेंगे वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 एंड प्लस अप टू सो ऑन। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन ध्यान रहे Q1 पे अभी भी, लाइक Q1 Q पे अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहा है F1 जितना कि बाकी के एब्सेंस में लगा रहा था। इससे एक कंक्लूजन निकल गया, फिर से कंक्लूजन निकल गया कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो मीडियम से भी इंडिपेंडेंट होता है। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो बाकी चार्जेस से भी इंडिपेंडेंट होता है। चार्जेस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स बाकी चार्जेस से इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। कहीं नोट करो फटाफट जल्दी से, फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। आज बहुत सारा सवाल करेंगे हम लोग, देखिएगा जरा बच्चों, ध्यान देना। ढेर सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम लोग, देखिएगा आप लोग। अभी क्या है कि इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस में एंटर करें, थोड़ा सा जो है वेक्टर्स के बारे में आप लोग को रिकैप करा देते हैं, जो कि हमको जहां तक भूल ही गए होंगे आप लोग। तो अगर है तो बहुत बढ़िया, और जो लोग नए हैं जो लेक्चर देख रहे हैं पहली बार, उन लोगों के लिए कुछ एक बात जो है जान लें, ताकि जो है बहुत कन्वीनियंट तरीके से आप समझ पाओ और क्वेश्चंस में अप्रोच ले पाओ। तो ध्यान देना बेटा, पहला तो ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका ये काफी यूज होगा पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। थोड़ा सा बस कंपोनेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। और दूसरा थोड़ा सा आप लोगों को लाइक पता होना चाहिए, कंपोनेंट्स तो खैर है ही है, साथ ही साथ थोड़ा सा कुछ और एक रिजल्ट है वो जो है वो पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये सब रिजल्ट ध्यान रखना बेटा आप लोग, एकदम बेसिक्स वेक्टर्स के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं या जिनका जो पहली बार वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं इसका, उसके लिए मैं बता देता हूं
कि बेटा दो चीज हैं। पहली बात तो ये कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं से कुछ ऐसा, वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ध्यान रहे बच्चा, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। मैंने कहा कि अगर हम ये मान लें कि a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं बेटा, नॉट डायरेक्शन। a इज इक्वल टू बी, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो मैंने कहा कि इस केस में, ये मैंने प्रूफ कर रखा है वेक्टर्स में, ये सब बताया है मैंने आप लोगों को कि इस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है और रिजल्टेंट होता है कुछ ऐसा, दिस। ये आपका जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर आर, दिस। रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। माने अगर हम इसको अल्फा मान लें और इसको हम बीटा मान लें तो मैंने कहा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 होगा। और इस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बेटा याद रखना, जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये होता है ट्वाइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द वेक्टर। ए इज इक्वल टू बी है तो ए लिख लो, बी लिख लो, बात बराबर है। ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा बाई 2। ये थोड़ा सा एकदम दिमाग में रख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो जो रिजल्टेंट है दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देगा और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा 2a cos थीटा बाई 2 के, जहां थीटा जो है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ध्यान रहे। दूसरा बात, एकदम बेसिक सा बात है बेटा, कि अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में से x एंड y, ध्यान रहे बच्चा, हम लोग को जो कंपोनेंट्स पढ़ना है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ना है, माने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ना है। ऐसे ऑब्लिक कंपोनेंट्स भी होता है जो कि मैंने बता रखा है और जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं। मैंने कहा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लोग को स्टडी करना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी वेक्टर को जो हमको रिजॉल्व करना होता है कंपोनेंट्स में, तो हम लोग दो परपेंडिकुलर एक्सिस सेलेक्ट करते हैं रादर देन ऑब्लिक एक्सिस। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी वेक्टर को हम दो ऑब्लिक एक्सिस, माने 90 एंगल ना हो, 90 से कम हो, लाइक दो ऑब्लिक एक्सिस के बीच में भी रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। बट हमें जो स्टडी करना है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना है। तो मैंने कहा अगर एक्स वाई प्लेन में अगर मैंने कोई वेक्टर कंसीडर करा है, से वेक्टर दिस, वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, दिस एंगल बना रहा है थीटा, तो बहुत बेसिक सा बात है, सब लोग को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है बस देख लो एक बारी, कि ये जो वेक्टर ए है बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मैंने कहा कि अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए तो ये जो लेंथ है दिस ax, इस ax को हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस। इस ax को हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन x एक्सिस। इसी तरह से अगर हम इस वेक्टर a से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे बेटा, ये तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लाइक दिस ay कहने का मतलब ये हुआ कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस। ध्यान रखना बच्चा कि अगर हमको ax का वैल्यू लिखना हो तो ax जो होगा वो इक्वल होगा लाइक a cos थीटा के, जिसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जिस एक्सिस के तरफ एंगल बन रहा होगा उधर का कंपोनेंट cos में होगा, तो a cos थीटा। बाकी अगर बात करें ay का, तो जो ay होगा बच्चा वो आपका इक्वल होगा a sin थीटा के, दिस इज a sin थीटा। बस ये दो चीजें जो है वो फिलहाल अपने दिमाग में आप लोग रखो, चूंकि इसी का हम यूज करने वाले हैं, और ये चीज आप अपने दिमाग में रख लो, चूंकि ये चीज अभी कंटिन्यूअस यूज होते ही रहेगा। थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में,
हालांकि मेरा रिक्वेस्ट होगा आप लोग से कि आप लोग वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से रिकैप करते ही रहो। हालांकि मैंने पैरेलली 11th का भी सेगमेंट शुरू किया है, अभी तो हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे हैं लेक्चर्स में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो आप लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, तो वो भी वीडियोस आप लोग वॉच करते रहो। उसी प्रोसेस में वेक्टर भी मैं पढ़ाऊंगा, तो जिन लोगों का छूटा उटा है, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो आप लोग देख लेना उसको। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। दिस नेक्स्ट, चलिए बच्चों, ध्यान देना बच्चा, गौर करना। तो हम लोग कुलम्स लॉ के पहले सवाल पे जा रहे हैं बच्चा। पहला सवाल कुलम्स लॉ का, बहुत बेसिक सवाल है ये, बहुत बेसिक सवाल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पे मैंने 3 आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस करा है कुछ इस तरह से, like 3 identical charges, each of charge q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side length L. This L and L, कुछ ऐसा। सवाल है कि किसी एक चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, कितना होगा। Should I repeat? किसी एक चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, कितना होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस पे मैंने 3 आइडेंटिकल चार्जेस को रखा है, और किसी एक चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितना होगा। योर चॉइस, किसी एक चार्ज पे निकालो। चलो हम इसको टारगेट करते हैं, इसको इस पे निकालते हैं, इस पे निकालने जा रहे हैं, इस पे कि कितना फोर्स होगा, देखते हैं। बेटा थोड़ा सा आप लोग को याद दिला दूं, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, डिस्टेंस R। फिर से रिकैप कर देते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, याद करो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, डिपेंड करेगा पोलैरिटी पे। अगर सेम पोलैरिटीज के होंगे माने चार्ज का प्रोडक्ट, अगर चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ माने सेम पोलैरिटी के होंगे तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा। अगर अपोजिट पोलैरिटी के हुए तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अट्रैक्ट करेगा, लाइक अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, दोनों ही केसेस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, माने अगर ये Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है विद द फोर्स ऑफ F, अगर Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है विद द फोर्स ऑफ F, तो मैंने कहा कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F, वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला चार्ज के प्रोडक्ट पे और दूसरा दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। मैंने कहा इस F का जो वैल्यू था वो मैंने बताया था कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K डैश मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। शायद याद होगा आप लोग को, जब हम बात करेंगे K डैश का, तो जो K डैश है, इस K डैश के लिए मैंने बोला था कि ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माने जो F होगा ये इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया। ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल डिस्कशन कर रखा है इसके ऊपर, बस एक बार रिकैप कर दिया कि दोनों पॉइंट चार्जेस जो दूसरे फोर्स लगाता है वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन में या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, और वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला चार्जेस के प्रोडक्ट पे दैट इज Q1 Q2, और दूसरा दोनों के बीच के डिस्टेंस पे दैट इज R। और इस F का जो वैल्यू होगा इक्वल होगा K डैश मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जहां पे K डैश का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट,
वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं और किसी एक चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तुरंत बेटा मैंने अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया है कि अगर हम बात करें इस चार्ज के ऊपर, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगने वाला है या लगेगा, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो 2 चार्जेस की वजह से होगा। पहला फोर्स तो ये चार्ज लगाएगा और दूसरा फोर्स ये चार्ज लगाएगा। अब सवाल ये है कि मेरा टारगेट इस क्यू पे नेट फोर्स निकालना है। आप कहोगे कि सर इस क्यू पे जो पहला फोर्स लगने वाला है वो इस क्यू की तरफ से लगने वाला है, माने ये क्यू इस क्यू को चूंकि सेम पोलैरिटी का है तो डेफिनेटली रिपेल करेगा, वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस। मान लेते हैं F1 फोर्स के साथ ये इसको रिपेल करा। अब सुनना, अगेन ये दोनों चार्जेस जो है वो आपका सेम पोलैरिटी का है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, माने ये क्यू इस क्यू को, अगेन इस क्यू को ये क्यू अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा कुछ ऐसा विथ सम फोर्स से F2। अब देखना बच्चा, अब आते हैं हम लोग एंगल पे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम होता है, सिर्फ साइड ही नहीं एंगल्स भी सेम होते हैं और 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 60 डिग्री और डेफिनेटली तब ये भी जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री के बराबर होगा। अब देखना बच्चा, F1 F2 दो फोर्स F1 F2 और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है बेटा। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहोगे सर अब क्या करेंगे? तो पहला बात तो ये कि यहां पे चार्जेस का प्रोडक्ट और दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां पे चार्जेस का प्रोडक्ट और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, जिसके वजह से जो फोर्स का अमाउंट होगा क्यू के ऊपर वो भी सेम होगा। माने आप कह सकते हो कि सर आप यहां पे F1 जो है वो F2 के बराबर होगा और ये बराबर होगा K डैश मल्टीप्लाइड बाय Q1 इंटू Q2 की जगह हो जाएगा Q स्क्वायर, बिकॉज दोनों सेम है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा L स्क्वायर। मैंने कहा F1 F2 सेम है और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। जो रिजल्टेंट है दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तुरंत अभी मैंने बताया है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। और कितना होता है? दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स F रिजल्टेंट। इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। तो आप कहोगे सर बहुत आसान, F रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा जैसा कि मैंने लिखा है 2a cos थीटा बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ऐसे कर लो आप, ये जो F1 था इक्वल था F2 के और इक्वल था K डैश इंटू Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर के। हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। तो बेटा F रिजल्टेंट बराबर ट्वाइस ऑफ किसी एक का मैग्नीट्यूड, तो दोनों सेम ही है, तो ट्वाइस ऑफ किसी एक का मैग्नीट्यूड पता है हमें, K डैश Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा बाई 2। तो दोनों के बीच का एंगल है 60, तो ये हो जाएगा cos 60 बाई 2। 60 बाई 2 का मतलब 30, cos 30 होता है √3 बाई 2। माने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ K डैश Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √3 बाई 2। ये 2 से 2 साफ हो गया, माने जो रिजल्टेंट फोर्स है वो फाइनली आ चुका है आपका √3 टाइम्स K डैश मल्टीप्लाइड बाई Q स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। नोट करो जल्दी से फास्ट। चाहो तो आप लोग K डैश का वैल्यू भी पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K डैश के जगह वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर आपके सामने होगा दिस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास चार्ज है Q, चार्ज है Q और यहां है माइनस Q। माने तीन चार्जेस को मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे डाला है, साइड लेंथ L, साइड लेंथ L, साइड लेंथ L। ध्यान दीजिएगा बेटा, सवाल क्या है ये सुनिएगा। तीन चार्जेस को, दो का पोलैरिटी सेम है, एक का पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट है। मैंने कहा कि किसी एक चार्ज के ऊपर से Q के ऊपर, किसी एक चार्ज के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है कितना होगा। किसी एक चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है कितना होगा। कहोगे सर कुछ नहीं सर, बहुत आसान, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुरंत आप बताए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो प्रोसीड कर जाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं बेटा तो Q के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। इस Q पे जो फोर्स लगाने वाले चार्जेस हैं वो दो ही हैं, क्योंकि Q अपने आप तो फोर्स अपने ऊपर लगा नहीं सकता है। इस Q पे दो ही चार्ज फोर्स लगाएंगे, या तो ये Q लगाएगा और या तो ये माइनस Q लगाएगा। मैंने कहा कि अगर हम इस Q का बात करें तो इस Q पे हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना होगा। कहोगे सर बहुत आसान, इस Q पे लगने वाला पहला फोर्स, दोनों का पोलैरिटी सेम है तो डेफिनेटली रिपल्सन होगा। ये Q इस Q को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा, कुछ ऐसा। इस फोर्स को हम मानते हैं F1। अब आते हैं दूसरा, मैंने कहा ये माइनस Q और ये प्लस Q दोनों का पोलैरिटी अपोजिट है तो डेफिनेटली दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये माइनस Q इस Q को अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स से F2। ये है आपका F2 सेकेंड फोर्स। ध्यान देना बच्चा, अगर मैं बात करूं दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल, कहोगे सर बहुत आसान है सर, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली ये एंगल हो जाएगा 60। पूरा 180 है तो 60 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एंगल होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। माने दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल मालूम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी मालूम है। बिकॉज अगर बात करें तो चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा दोनों केस में, यहां भी चार्जेस का प्रोडक्ट क्यू स्क्वायर, यहां भी चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्यू स्क्वायर ही होगा। प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर ही होगा और डिस्टेंस भी सेम है। माने F1 जो होगा इक्वल होगा F2 के और इक्वल होगा K डैश मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 की जगह हो जाएगा Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा L स्क्वायर। रिजल्टेंट फोर्स बेटा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, ये होगा F रिजल्टेंट। इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। फॉर्मूला मैंने बताया है अभी आप लोग को, F रिजल्टेंट बराबर ट्वाइस ऑफ किसी एक का मैग्नीट्यूड। तो किसी एक का मैग्नीट्यूड पता है हमें, बोलो कितना, K डैश Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो थीटा का मतलब हो गया 120, कॉस 120 बाई 2 कॉस 60 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। माने F रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ K डैश Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, cos 60 के जगह पे 1/2, ये 2 से 2 हो गया साफ। माने F रिजल्टेंट बराबर आ गया K डैश मल्टीप्लाइड बाई Q स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। आंसर नोट करिए। चाहे तो आप इस K डैश का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं बच्चों, इस K डैश का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। जल्दी करिए बच्चों। नेक्स्ट, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इन चीजों में, आराम से आप बना सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। मैंने कहा कि हमारे पास ऐसा है सिचुएशन कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे, ध्यान रहे बेटा कि हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे मैंने 4 आइडेंटिकल चार्जेस को ऐसे प्लेस कर रखा है। दिस, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस कर रखा है और साइड लेंथ जो है वो आपका दिया हुआ है L L L।
किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बताना है कितना होगा, बस किसी एक चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। कहोगे सर बहुत आसान है सर, कुछ नहीं करना है सर। बेटा इस क्यू पे नेट फोर्स बताना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो पहला बात तो आप कहोगे सर कि इस क्यू पे जो फोर्स लगाने वाले जो चार्जेस हैं वो 3 चार्जेस हैं। ये है पहला चार्ज, ये है दूसरा चार्ज और ये है तीसरा चार्ज।